बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट हमने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमारे पास था वर्क डन फाइंड आउट करना था बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जब एक कांस्टेंट फोर्स लग रही हो तो उसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है वो हमने थ्योरेटिकल भी किया, मैथमेटिकल भी किया और उसके बाद ग्राफिकली भी हमने उसको एक्सप्लेन किया। आज जो हम बेटा वर्क डन फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है बाय अ वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको मैंने फ़र्क बताया था। जब हम किसी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो वो मुसलसल एक जितनी ही फोर्स रहे उससे हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं, और अगर फोर्स कम या ज़्यादा हो, बार बार चेंज हो, उसे हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन जो है फाइंड आउट करना है। कहता है इन मैनी केसेस फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, बट इट वेरीज इन, लेकिन ये वेरी करती है दो तरीके से। या तो फोर्स एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। और वो कहता है या तो मैग्नीट्यूड उसकी बार बार चेंज हो फिर भी हमारे पास फोर्स वेरी करती है, या सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो फिर भी हम कहते हैं कि फोर्स वेरी कर रही है। और तीसरे नंबर पे बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रही हो, इस केस में भी हम कह सकते हैं कि फोर्स वेरी कर रही है, मतलब वेरिएबल है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो फिर भी फोर्स वेरिएबल हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो रही हो बार बार सिर्फ फिर भी फोर्स वेरिएबल हो जाती है, और अगर बोथ मतलब कि दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही हो फिर भी हमारे पास ये वेरिएबल फोर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। जब एक रॉकेट के ऊपर फोर्स लगती है, कब? जब वो अर्थ से दूर जा रहा होता है, अवे फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से ऊपर की तरफ, ज़मीन से दूर जा रहा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो आपको पता है हर सेकंड बाद फोर्स उसकी जो होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज़ कर रही होती है। जब हम ज़मीन से दूर जाते हैं तो फोर्स कम हो रही होती है, जैसा कि हम एक बॉडी को ऊपर, बॉल को ऊपर फेंकें तो वो उसकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है। अब सेकेंडली, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से जब फोर्स लगती है इंक्रीजेज बाय अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। जैसे ही हम उसको खींचते हैं तो या हम स्प्रिंग को दबा के छोड़ते हैं तो वो बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है, तो वो हमारे पास उसकी आहिस्ता आहिस्ता फोर्स इंक्रीज कर रही होती है। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर रुकता है, फिर दोबारा कंप्रेस हो रहा होता है, फिर दोबारा स्ट्रेच हो रहा होता है, फिर दोबारा कंप्रेस हो रहा होता है। इस प्रोसेस में भी फोर्स कम ज़्यादा हो रही होती है। अब कंसीडर कर लेते हैं हम पॉइंट ए पे थे, यहाँ से मूव करके हम पॉइंट बी पे आए हैं और ये वेरिएबल फोर्स है, देखें ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ये कम ज़्यादा डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अब हम इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है कल जो हमने फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ डॉट डी था, और एफ कॉस थीटा हो गया था और साथ में डी डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस था। इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन वो कांस्टेंट फोर्स थी। आज हमारे पास फोर्स वेरिएबल है, ये हमारे पास चेंज हो रही है, तो हम इसका जो है निकालने के लिए वर्क डन, हम सबसे पहले इस सारे पाथ को देखें। ये कर्व्ड पाथ है और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन को तो आप मीटर में माप सकते हैं, इधर से इतनी है, आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया और इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो सीधा सीधा आ गया। लेकिन जब कर्व पाथ होती है तो उसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट हम उसको मेजर कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्मॉलेस्ट इंटरवल में इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक,
ये और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जितने मैंने निशान लगाए हुए ये छोटे छोटे, इसको हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है। और पहला जो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल है, इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो F1 है, और वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रही है वो θ1 है, और इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो Δ D1 है। फिर सुन ले, फर्स्ट इंटरवल के लिए जो फोर्स लगी है वो F1 है, और वो फोर्स हॉरिजेंटल के साथ जो थीटा बना रही है वो θ1 है, और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो Δ D1 है। इसी तरह सेकंड से फर्स्ट वाला जहाँ पे इंटरवल खत्म होता है उधर से लेकर सेकंड पैच तक, जो सेकंड वाला पैच हमने बनाया इधर से लेकर इतना पीस टुकड़ा, वो हमारे पास फोर्स वहाँ पे F2 लगेगी, और थीटा वहाँ पे θ2 हो जाएगा, और उसका डिस्टेंस Δ D2 हो जाएगा। सिमिलरली तीसरे पैच के लिए हमारे पास F3 हो जाएगा, θ3 हो जाएगा, और डिस्टेंस Δ D3 हो जाएगा। अप टू सो, अब हम लास्ट वाले का कह देते हैं, ये हमारे पास फोर्स जो इस पैच में लगेगी वो Fn होगी, θN होगा, और ΔD भी n हो जाएगा। अब ये टोटल हमारे पास आ गया। इसका वर्क डन हम दिखते हैं। सो वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल के लिए हमारे पास क्या होगा जी, हम जानते हैं W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा डी होता है, और यहाँ पे डेल्टा W बराबर होगा F1 डॉट डेल्टा D1, और आपको पता है फोर्स का x कंपोनेंट आता है F1 cos θ1 इंटू डेल्टा D1, और हमारे पास ये फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन आ गया। अब हम सिमिलरली सेकंड इंटरवल का देखते हैं। सेकंड इंटरवल का हमारे पास क्या है, Δ W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा D2, और इसको हम डॉट खत्म करेंगे F2 cos θ2 और इंटू Δ D2। इस सब के साथ टू टू इसलिए लगाया क्योंकि ये सेकंड इंटरवल के लिए है। सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू सो ऑन nth इंटरवल तक, और अब हम nth इंटरवल का निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा Δ WN विल बी इक्वल टू FN डेल्टा DN। अब डॉट खत्म किया, FN cos θN आ गया, डॉट Δ DN आ गया। टोटल वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी, वो कहता है टोटल वर्क डन कितना कवर किया होगा ए से बी पॉइंट तक जाते हुए बॉडी ने, तो वो हमारे पास टोटल वर्क डन बेटा जी बराबर आ जाएगा फर्स्ट पैच का वर्क डन प्लस सेकंड पैच का वर्क डन प्लस अप टू सो ऑन Δ WN तक। फर्स्ट वाले की वैल्यू हमारे पास F1 cos θ1 डेल्टा D1 आ गई, सेकंड वाले की F2 cos θ डेल्टा D2 आ गई, अप टू सोन चलते चलते nth वाले की Fn cos θN डेल्टा DN आ गई। अब इन सब को हमने मैथमेटिक्स में फार्मूला हम पढ़ते हैं समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस सारे इतने बड़े फार्मूले को हम कंज्यूम करके एक छोटे से फार्मूले में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, ये F वैसे का वैसे ही, cos थीटा भी वैसे का वैसे, डेल्टा D भी वैसे। अब इसके साथ पहले बैच के लिए 1 आ रहा है, दूसरे के लिए 2 आ रहा है, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, अप टू सोन n तक जा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Fi है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ हम आई कर देंगे, और थीटा की जगह पे भी आई कर देंगे, और डी आई कर देंगे, और फिर कह देंगे जिस इसको हम समीशन पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं, और सिग्मा लगा के, सिग्मा का मतलब होता है सम होता है, और आई बराबर 1 से लेकर हमारे पास बेटा n तक चला जाएगा। मतलब जब हम आई की जगह पे पहले 1 लिखेंगे तो ये टर्म हो जाएगी F1 cos θ1 डेल्टा D1, और जब हम आई की जगह 2 लिखेंगे, क्योंकि आई 1 से लेकर n तक है, जब 2 लिखेंगे तो समीशन का मतलब है प्लस, और वो ये वाला प्लस आ जाएगा हमारे पास, और फिर आई की जगह 2F2 cos θ2 डेल्टा D2, फिर समीशन का प्लस आ गया। उसके बाद फिर थर्ड टर्म आ जाएगी आई की जगह पे 3F3 cos θ I3, आई की जगह 3 आ जाएगा, डेल्टा D3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम nth टर्म के लिए लिखेंगे Fn cos θN डेल्टा DN, ये एक फार्मूला इस सारी इक्वेशन को शो कर रहा है। जब 1 आएगा तो 1 2 3 4, इसी तरह समीशन का मतलब है इन सब के दरमियान में सम है, यानी कि प्लस है। ये हमारे पास बेटा वर्क डन आ जाता है इसका, जो एक बॉडी ने ए से बी तक जाते हुए
वर्क डन किया है टोटल। अब हम ग्राफिकल इसको हाउ टू कैलकुलेट वर्क ग्राफिकली देखते हैं कि हम कैसे वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाली साइड हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की जानब हमने डिस्टेंस लिया हुआ है जिसे डी से शो किया हुआ है, और एफ वाई की साइड पे हमने एफ कॉस थीटा यानी कि फोर्स ली हुई है या फोर्स का कंपोनेंट लिया हुआ है। ये हमारे पास इंटरवल है 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से ये हमने ट्रायंगल लिया कि जितनी देर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रही है, उसके बाद वेलोसिटी कम हो गया, इधर से हम इधर आए हैं और इधर से इतनी है, फिर उससे कम हो गया, फिर इधर से इधर आ गए हैं, फिर और कम हो गई है, फिर इधर आ गए हैं, फिर इधर। अब ये फोर्स कम हो रही है, बार बार कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये फोर्स वेरिएबल है। अब हम इसको मैयर, आपको पता है ग्राफ को कैसे करते थे, हमारे पास ये कर्व आती थी, कर्व के नीचे जो एरिया होता था वो बराबर वर्क डन के होता था। अब जैसा कि हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कांस्टेंट फोर्स में, इसमें भी ये जो हमारे पास कर्व आ रही है इसके नीचे वाला जो एरिया वो हमारे पास वर्क डन के बराबर होगा। अब इसको हमने स्मॉल जितनी जितनी फोर्स है उतने उतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये फोर्स इधर से लेकर इधर तक है, यानी कि हमारे पास डेल्टा D1 के लिए ये इतना सा हमारे पास है। तो हमारे पास डेल्टा D2 सेकंड पैच के लिए, थर्ड के लिए डेल्टा D3, और ये अप टू सोन डेल्टा DN तक चला जाएगा। अब इन सब का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का, फिर सेकंड वाली रेक्टेंगल का, फिर थर्ड वाली रेक्टेंगल का, फिर फोर्थ वाली रेक्टेंगल का, फाइव वाली, अप टू सोन एन तक हम हर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर उन सब एरियाज को हम ऐड कर देंगे, टोटल हमारे पास इस कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा। अब वो कहता है इसमें हमारे पास आपने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे ये जो कर्व आ रही है, ये वाली कर्व आई है, और इसके दरमियान ये जो इतना सा हिस्सा है ये तो बॉडी ने कवर ही नहीं किया, लेकिन इसने ऐड कर दिया उसमें, वो कर्व के नीचे ज़रूर आ रहा है। अब ये वाला हिस्सा एरर है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, इस जगह पे ये है और इस जगह पे ये एरिया शामिल नहीं है क्योंकि ये इधर इस वाली लाइन से नीचे नीचे था सारा, लेकिन ये वाला ऐड हो गया ड्यू टू कर्व। अब हम चाहते हैं एरर हमारे पास बिल्कुल ना आए, तो जारी बात है इसको और छोटा करना पड़ेगा हमें, इससे भी स्मॉल रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए हम इतनी ज़्यादा इसकी बनाएंगे रेक्टेंगल्स के ये हमारे पास बिल्कुल स्मूथ आ जाएगी। जब ये हमारे पास बेटा स्मूथ आ जाएगी कर्व, इसके नीचे का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसी तरह हर रेक्टेंगल का, तो ये हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन आ जाएगी वर्क डन की। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली इफ वी सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड का मतलब है कि जो डिवाइड हुई हुई हैं उनको मजीद डिवाइड कर दिया जाए, द डिस्टेंस इनटू लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ इंटरवल्स में, सो दैट डेल्टा डी बिकम्स वेरी स्मॉल, ताकि ये जो हमारे पास ये वाले डेल्टा डी थे ये बहुत छोटे हो जाएं, स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स हम बनाएं ताकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएं, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट उसका मेजर कर सकें। डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, अब इसका मतलब समझ ले ये ज़ीरो नहीं होता, डेल्टा जी ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि हम डेल्टा डी यानी कि डिस्टेंस जो है वो इतना छोटा कर देंगे वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से बिल्कुल थोड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा। अब इसमें हमारे पास जो वर्क डन की इक्वेशन आ जाएगी वो होगी डब्ल्यू बराबर ये वाला फार्मूला सेम इट इज़ जैसे ऊपर हमने पढ़ा है, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई आई 1 to n, लेकिन साथ में लिमिट लगा दी मोर एक्यूरेसी के लिए ताकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास एरर वाली ना आए, तो डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो आपको पता है टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, जो छोटी छोटी हमने रेक्टेंगल्स बनाई हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा डी अप्रोचेस ज़ीरो कर रहा है, तो उसका टोटल एरिया हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ है, किसके ग्राफ, एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान जो ग्राफ है, एरिया अंडर द एफ कॉस थीटा वर्सेस डी ग्राफ, जैसा कि ये है, एक साइड पे हमने डिस्टेंस डे लिया हुआ है, दूसरी तरफ एफ कॉस थीटा लिया हुआ है, इनके जो वर्सेस में जो ग्राफ आता है ये वाला, ये हमारे पास इसका एरिया बराबर है टोटल हमारे पास रेक्टेंगल्स का वर्क डन।
आज फर्स्ट वाली एग्जांपल हम कर रहे हैं 4.1। 4.1 एग्जांपल में वो क्या कहते हैं, अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है एफ जो एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स। और वो वेरी करती है, वेरी का मतलब है चेंज होती है, कम ज़्यादा होती है। कैलकुलेट वर्क डन, आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। वो कहता है आप एक बॉडी है जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, उसके ऊपर फोर्स वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, वेरिएबल फोर्स है। तो आपने उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है जब वो x0 से लेकर x6 सेंटीमीटर तक जाती है। यहाँ पे x0 है और यहाँ पे x6 सेंटीमीटर है, इधर तक जाते हुए उसका हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। और आपको पता है एक ये शेडिड एरिया है और एक ये है। फोर्स यहाँ तक कांस्टेंट लगती है, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद वेरी करती है कि कम हो जाती है। तो ये हमारे पास इसकी फोर्स ये आ जाएगी, इसकी कर्व ये आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है कर्व के नीचे जितना भी एरिया होगा वो हमारे पास वर्क डन के बराबर होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये हमारे पास दो शेप्स बन रही हैं, इधर से इतनी का हिसाब लगाएं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कह लें, स्क्वायर बन रही है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रही है। और यहाँ से शुरू हो जाएं यहाँ तक ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें तीन जावी हों, ट्राई का मतलब तीन और एंगल जावी है। ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है और ये हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर उसको कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर हों। अब हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो बेटा बराबर हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द कर्व। टोटल एरिया कर्व के नीचे वाला हम कैलकुलेट कर ले तो बराबर टोटल वर्क डन के हो जाता है। और आपको पता है ये एक स्क्वायर है तो रेक्टेंगल कह रहे हैं आप इसको, तो हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया निकालेंगे हम, उसको सम कर देंगे। ये वाली रेक्टेंगल का एरिया और ये वाली ट्राइंगल का एरिया दोनों हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को सम करने से वर्क डन टोटल आ जाएगा। और आपको पता है ये देखें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी ये वाली साइड मल्टीप्लाई बाय इसकी ये वाली साइड, लंबाई ज़रब चौड़ाई या लेंथ इनटू विड्थ, ये हमारे पास एरिया होता है। और ये हमारे पास 0 से लेकर 4 तक है, तो हम 4 मीटर कह देते हैं टोटल डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस वाली। और वाई एक्सिस वाली 1 से लेकर 5 तक है, तो हम 5 कह देते हैं, टोटल 5 है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस 5 है। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर हम ये ट्राइंगल का निकालना चाहें, ट्राइंगल का हम ये वाली साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली साइड से। तो ये आपको ये वाई एक्सिस वाली तो पहले ही पता है टोटल 5 तक है, तो ये वाई वाली 5 आ गई। और एक्स वाली आपको पता है 4 से शुरू हो रही है और 6 तक जा रही है, और इसमें 2 पॉइंट हैं 4 से 6 तक, 5 और 6। अब इसको 5 6 नहीं लिखना बल्कि 2 पॉइंट्स लिखना है क्योंकि 2 इंटरवल हैं। तो ये 2 इंटू 5 आ जाएगी, x2 हो जाएगा और 5 y हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 मीटर इंटू 5 न्यूटन हो गया। 5 न्यूटन क्योंकि इस साइड पे हम फोर्स लेते हैं इसलिए 5 के साथ न्यूटन लिखा है, और इस साइड पे हम डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं इसलिए डिस्टेंस को एक्स मीटर में मेजर किया जाता है, वो हमने 2 मीटर लिख लिया। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल के साथ 1/2 आता है, 1/2 एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई सिर्फ आता है। और ये हमारे पास 4 5 20 न्यूटन मीटर हो जाएगी, और ये हमारे पास 2 5 10 न्यूटन मीटर हो जाएगी। ये 2 वैसे का वैसे 1/2। अब इसको हमने डेल कर दिया, ये हमारे पास 2 5 10 आ जाएगा, और ये 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और ये 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। आप यूनिट ना भी लिखें तो गलत नहीं है। ये हमारे पास टोटल 25 न्यूटन मीटर हो गया। और आपने यहाँ लास्ट वाली इक्वेशन में ज़रूर यूनिट लगा देना है, वर्क डन बराबर होगा 25 जॉल के। इतना वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। और न्यूटन मीटर भी वर्क का यूनिट है, लेकिन जॉल इसका जो है वो स्पेसिफिक है, इसको आप यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है।